ड्रॉप आउट अरबपति बिजनेसमैन कैसे बन गया? एक सट्टेबाज पिता का बेटा 100 करोड़ की पेंटिंग कैसे खरीदने लगा? कला में रुचि रखने वाला नीरव मोदी डायमंड किंग कैसे बन गया? आखिर बैंकों से धोखाधड़ी करने का गुर नीरव मोदी को किसने सिखाया? आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ जनता की गाड़ी कमाई से बना रंगीन बैंक घोटालेबाज है जिसकी दुनिया रंगीनियों से भरी है। दूसरी तस्वीर उस सिस्टम की है जो आम आदमी की बर्बादी से घोटालेबाज को आबाद करने का मौका देता है। आज आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर अंदाजा हो जाएगा कि रंगीन घोटालेबाज और उसे आबाद करने वाले सिस्टम में कितना गहरा रिश्ता है। आज भले ही नीरव मोदी की पहचान सबसे बड़े बैंक घोटालेबाज की हो, लेकिन इससे पहले वो हीरे का सबसे बड़ा सौदागर माना जाता था। डायमंड का ऐसा बादशाह जिसकी दुनिया रंगीन है। हीरे का ऐसा कारोबारी जो हॉलीवुड हीरोइन की पहली पसंद है। नीरव मोदी की पहचान हॉलीवुड स्टार्स के इंडियन जूलर की थी जिसके गहनों की वो मुरीद थी। नीरव मोदी के विज्ञापनों में आपको इंग्लिश मॉडल रोसी हंटिंगटन वाइटली, रोमानिया की मशहूर मॉडल एंड्रिया दियाकोनी और इंडियन सुपर मॉडल लीसा हेडन दिख जाएंगी। ये तीनों सुपर मॉडल नीरव मोदी की बनाई ज्वेलरी को पहनकर उसका प्रचार करती हैं। इस कड़ी में अब प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हो गई हैं, जो नीरव मोदी की ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। हालांकि पूरा पेमेंट न मिलने की वजह से प्रियंका ने नीरव मोदी को नोटिस भेजा है। नीरव मोदी के हाथ की बनाई हर ज्वेलरी, उसकी ईयरिंग, उसका बनाया हाथ इस बात का सबूत था कि उसकी दुनिया में आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। वही आम आदमी जिसके पैसे लूटकर उसने महंगी पार्टियां की। दुनिया भर में नीरव मोदी नाम से शोरूम खोले। ये न्यूयॉर्क में शोरूम के लॉन्च की तस्वीरें हैं जिसमें लीजा हेडन के अलावा बॉलीवुड हीरोइन निर्मित कौर भी शामिल थी। नीरव मोदी ने बड़े बड़े स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर ऐसी मायावी दुनिया बना डाली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आसमान में अचानक धूमकेतु की तरह चमकने वाले नीरव मोदी की आज हर जगह चर्चा है। हर जबान पर आज यही सवाल है कि ये शख्स आखिर कौन है। अगर कहा जाए कि 48 साल के नीरव मोदी के खून में हीरा कारोबारी के साथ साथ बड़ा बनने और दिखने की चाहत कूट कूट कर भरी है तो कहना गलत नहीं होगा। नीरव मोदी की लाइफस्टाइल ऐसी थी कि बड़े बड़े अरबपति शर्मा जाएं। 4 करोड़ की लग्जरी बेंटले कार थी। इसके अलावा रोल्स रॉयस गाड़ियों का भी उसके पास काफिला था। नीरव मोदी जिस सूट में हमेशा नजर आता था वो दुनिया के सबसे महंगे सूट होते थे। नीरव मोदी हमेशा कनाली इटालियन सूट पहनता था जिसकी
कीमत 1.25 लाख रुपए से शुरू होती थी। नीरव मोदी 5 साल में एक बार अपने कपड़ों की शॉपिंग करता था, जिसमें वो एक साथ 50 शर्ट खरीदता था, जिनकी कीमत लाखों में होती थी। अमीरी का ये टशन नीरव मोदी के काम में भी नजर आता है। तभी तो उसके शोरूम में 5 लाख रुपए से गहनों की शुरुआत होती थी, जो 50 करोड़ तक जाती है। शोरूम में कभी भी गहनों पर उनकी कीमत नहीं लिखी होती थी। खरीदार को पूछने पर इनविटेशन प्राइस बताया जाता था। नीरव मोदी की दिलचस्पी पेंटिंग और कला में। मुंबई के उसके दफ्तर में डेस्क के पास अमृता शेरगिल की 10 करोड़ की कीमत वाली पेंटिंग टंगी है। नीरव मोदी की ये लाइफस्टाइल देखकर आपको विजय माल्या की याद जरूर आ रही होगी, जो आम आदमी का पैसा लूटकर विदेश भाग गया। 48 साल के नीरव मोदी के पिता भी हीरा कारोबारी थे, जो बेल्जियम के एंटवर्प में हीरे का कारोबार करते थे। लेकिन सट्टे की वजह से नीरव मोदी के पिता सब कुछ लुटा बैठे। मजबूरन नीरव मोदी को पढ़ाई छोड़कर कारोबार से जुड़ना पड़ा। 19 साल की उम्र में नीरव अपने मामा और गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन मेहुल चौकसी के पास मुंबई आ गए, जहां उसने हीरा कारोबार के साथ साथ धोखाधड़ी की बारीकियां भी सीखी। साल 2008 में नीरव की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया, जब उसके दोस्त ने उससे एक दुर्लभ आभूषण देने की गुजारिश की। नीरव का काम देखकर उसका दोस्त दंग रह गया और यहीं से नीरव की दिलचस्पी हीरे के रिटेल कारोबार में जगी। साल 2010 में उसका बनाया एक नेकलेस हांगकांग में नीलामी में 22 करोड़ 40 लाख रुपए में बिका, जिसके बाद नीरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीरव मोदी ने बड़ी तेजी से हॉलीवुड स्टार्स के इंडियन ज्वेलर के रूप में प्रतिष्ठा बना ली। कैट विंसलेट, डेकोरा जॉनसन से लेकर टराजी पी हेंसन तक हॉलीवुड की टॉप स्टार्स नीरव के ब्रांड के हीरे पहनकर रेड कारपेट पर बल खा चुकी हैं। नीरव की 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी का नाम फायर स्टार डायमंड है, जबकि दूसरी कंपनी का नाम नीरव मोदी है। आपको बता दें कि 2013 में नीरव मोदी अरबपतियों की फोर्ब्स लिस्ट में जगह बना चुका है। नीरव मोदी का सपना अपने ब्रांड को दुनिया का लग्जरी ब्रांड बनाना है, जो एशिया में अपनी तरह का पहला ब्रांड होगा। My grandfather and my father were diamantaires. I'm a third generation diamantaire. My mother was an interior designer and been surrounded by diamonds and art from a very young age. When designing jewelry, I get inspired by my travels, by poetry, from literature. I wanted the first store out of India to be New York because New York is, in a way, the capital of the world. I have a lot of roots here. My wife is from here. My 3 kids are born here. And Madison Avenue can get better. नीरव मोदी भले ही दुनिया भर में अपने शोरूम खोल रहा हो, लेकिन हीरे को परखने का काम करने वाले कारोबारी नीरव की इस चकाचौंध से प्रभावित नहीं हुए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि आज नहीं तो कल नीरव मोदी धोखाधड़ी का सहारा लेने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह पेमेंट में देरी थी। इसी वजह से गुजरात के बड़े कारोबारियों ने नीरव को तैयार हीरे देने से खुद को दूर रखा। हीरा व्यापारियों का शक पीएनबी में हुए घोटाले से साबित हो गया, जिसमें नीरव मोदी 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला करके विदेश भाग गया। ये घोटाला कैसे हुआ, आपको समझाते हैं। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से कहा कि उसे विदेश से कच्चा हीरा इंपोर्ट करना है, जिसकी पेमेंट के लिए बैंक गारंटी की जरूरत है। पीएनबी ने बिना कुछ गिरवी रखे बैंक गारंटी दे दी, जिसके आधार पर हांगकांग में मौजूद 2 भारतीय बैंकों ने विदेश में पेमेंट कर दिया, जिसके बाद कच्चा हीरा आयात होकर भारत आ गया। लेकिन नीरव मोदी पीएनबी को बिना पैसे चुकाए विदेश भाग गया। इस कारोबार से जुड़े लोग मानते हैं कि जितना बड़ा ये व्यापार है, घपला करने के उतने ही ज्यादा तरीके ये मुहैया करवाता है। मान लीजिए कि ए नाम की कंपनी बैंक से धोखाधड़ी करना चाहती है। इसके लिए वो दुबई में बी और यूरोप में सी नाम से 2 कंपनी शुरू करती है। ए नाम की कंपनी $1 मिलियन यानी 6 करोड़ 30 लाख रुपए की कीमत के कच्चे हीरे दुबई की बी नाम की कंपनी से आयात करती है। भले ही आयात हुए हीरों का मूल्य 6 करोड़ 30 लाख रुपए हो, लेकिन दुबई की बी कंपनी $3 मिलियन यानी 19 करोड़ रुपए का बिल बना कर देती है, जिससे एक नाम की कंपनी उस बिल को अपने बैंकर को देकर बिल डिस्काउंट के जरिए 19 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेती है। ये पैसा वो अपने खाते में जमा करवा लेती है। हीरों को तराशे जाने के बाद
या ज्वेलरी बनाकर ए नाम की कंपनी ओवर बिलिंग करके $5 मिलियन यानी 31 करोड़ रुपए बनाकर सी नाम की अपनी ही कंपनी को निर्यात दिखाकर बैंक से 31 करोड़ रुपए ले लेती है। ये पैसा बैंक को 120 से 180 दिनों में लौटाना होता है। अगर कभी पेच फंसता है तो ए नाम की कंपनी बैंक को बता देती है कि यूरोप की सी नाम वाली कंपनी दिवालिया हो गई है। इस तरह बैंक को चूना लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस गड़बड़ी से सब अनजान है। सूरत डायमंड एसोसिएशन इसकी शिकायत आरबीआई से कर चुकी है। कहीं सिस्टम है कि लोग इसको यूज करके बैंकों का और खास करके भारत की बैंकों के साथ जो ये फ्रॉड हो रहा है उसके पीछे बैंकिंग की फाइनेंस सिस्टम और व्यापारियों के साथ मिली भगत के कारण ये पूरा फ्रॉड हो सकता है। तो हीरा कारोबार में बैंक को चूना लगाने की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में नीरव मोदी जैसा कोई दूसरा मामला सामने आता है तो इससे किसी को चौंकना नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि आम आदमी का पैसा कब तक लुटता रहेगा, कब तक नीरव मोदी जैसे डिफॉल्टर सरकारी बैंकों का पैसा टकार कर विदेश में ऐश करते रहेंगे। साफ है कि हमारे सिस्टम ने विजय माल्या मामले से कोई सबक नहीं सीखा, इसीलिए नीरव मोदी जैसे लोग बैंक को चूना लगाने में कामयाब हो रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हमारा सिस्टम फिर दोबारा इस तरह की लूट का शिकार न बने। ये सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछा। बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड नहीं होगा ये तो हो ही नहीं सकता है, वो किसी भी देश में होता है। मुश्किल ये है कि हमारे देश में वो फ्रॉड या कितने दिन तक बैंकिंग सिस्टम उसको वार्निंग बेल्स या जिसे कहते हैं टेकिंग स्ट्रक्चर्स कितना देर तक वेट करते हैं। अगर जितना वेट करते हैं उतना ही केस का एक्सटेंड बढ़ता जाएगा और इसी में हमारा प्रॉब्लम है। लोगों का इंटरेस्ट शायद पैसे से ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जिन्होंने इस तरह के हरकत किए हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई अल्टीमेटली किया जाता है। और फिर से वही बात आ जाती है कि हमारी प्रोसिक्यूशनल एबिलिटी जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। कुछ हद तक जैसे मैंने कहा कि बैंक्रप्सी में हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है उनको पहले से हैंडल करने के लिए, लेकिन कोर्ट के ज़रिए जो सिस्टम जाता है वो अभी भी हमारा काफ़ी नाजुक है। एक्टिवली प्रोसिक्यूट किया जाता है, वो ये नहीं कि बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बना के रखते हैं, सिंपल रूल्स बना के रखते हैं। और सिंपल रूल्स को ही जब लोग वायलेट करते हैं तो उनके लिए साबित करना बहुत आसान हो जाता है। बैंकों में घोटाला होने से सिर्फ देश को आर्थिक नुकसान नहीं होता, उसकी विदेशों में छवि पर भी असर होता है। ऐसी घटनाओं से सबसे ज्यादा विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, जो इस तरह के घोटालों को सिस्टम की खराबी का सबूत मानते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई तरीका है जिससे सरकारी बैंकों को इस तरह की सुनियोजित लूट से बचाया जा सके। इस सवाल पर हमने एक्सपर्ट की राय ली। इस स्थिति में बैंकों में सुधार लाना और बेइंतहा ज़रूरी है, वरना हमारे देश की छवि बिगड़ेगी और छवि जब बिगड़ती है तो विदेशी निवेश नहीं आता और आम आदमी का भरोसा उठता है। और आखिरकार बैंक रिकैपिटलाइजेशन जब होगा तो पैसा किसका लगेगा? या फिर सरकार जनता से बोरो करेगी या हमारा टैक्स पेयर मनी लगेगा? तो दोनों ही स्थितियों में चोट तो जनता को ही पहुंचनी है। तो अगर सरकार चाहे तो नीरव मोदी इस तरह के भ्रष्टाचार का आखिरी उदाहरण साबित हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ नीरव मोदी की जायदाद को जब्त करके न रुके, बल्कि सरकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म करे। तभी आम आदमी की बर्बादी से घोटालेबाजों को आबाद होने से बचाया जा सकेगा।